ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज +1 क्लास केमिस्ट्री में अपनी सेकेंड यूनिट को आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब तक पढ़ रहे थे हम एटॉमिक मॉडल जो बोर ने प्रपोज किया था, नील बोर ने, या हम कहें बोर एटॉमिक मॉडल्स को हमने स्टडी किया था। आज हम उसी को आगे स्टडी करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर लिमिटेशन क्या है? देखो अपनी आदत है हर किसी में कमियां निकालना, तो उसी के अंदर कुछ ड्रॉबैक रह गई थी। देखो परफेक्ट कोई नहीं है, तो उसी के केसेस में क्या लिमिटेशन रह गई थी, क्योंकि अपने एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गिवन स्टेटमेंट नॉट एक्सप्लेन्ड बाय नील बोर, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड, इसलिए लिमिटेशन करना भी जरूरी है। क्या क्या देखो उसने नील बोर ने बहुत सारी कोशिश की, हमें बहुत एक्सप्लेनेशन दी, पोजीशन, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है, यानी ही ट्राई टू एक्सप्लेन फुली, लेकिन फिर भी क्या कमियां रहेगी देखो उसके अंदर। फर्स्ट वन अगर हम बात करें लिमिटेशंस के केस में, अब नील बोर एटॉमिक मॉडल, यानी जो हमें इसने पोस्टुलेट्स दी, एक्सप्लेनेशन दी, उसमें क्या नहीं दे पाया, वही क्या है इसकी लिमिटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने हमने जितनी भी बात की, या तो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड बात की या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थी उनकी बात की। तो दैट मीन्स एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय नील बोर, या जो पोस्टुलेट थे ये क्या थे, बेटर सुटेबल थे किसके लिए, ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, यानी ऐसा एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, स्पीड, ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी सब कुछ फाइंड आउट कर रहे थे हम। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एटम्स के अंदर, स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट है, तो वो नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फर्स्ट वन इसकी लिमिटेशन राइट अप करते हैं, नील बोर मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर किसी भी स्पीसीज के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हम वो एक्सप्लेनेशन जो पढ़ रहे थे, एनर्जी फाइंड आउट कर रहे थे, वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, या रेडियस फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, और उसको हम करेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी के साथ इसकी नेक्स्ट जो कमी थी वो क्या रह गई है, इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को वेल डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो हम सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज करके उस स्पेक्ट्रल लाइन को स्टडी कर रहे थे। अगर हम वही पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करें, तो उस स्पेक्ट्रल मेन लाइन के अंदर हमें कुछ फाइन लाइन भी ऑब्टेन होती है, और वो स्पेक्ट्रम अपना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे थे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें कुछ लाइन मिली थी, या जैसे हम ये कहें कि हमने लाइमर सीरीज मिली थी, हमें बाल्मर सीरीज मिली थी, पास्चन मिली थी, ब्रैकेट मिली थी, या हमें पीफंड मिली थी, ये स्पेक्ट्रल लाइन को तो एक्सप्लेन किया नील बोर ने, लेकिन अगर किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप को यूज करें, तो इस लाइमर के अंदर ही हमें कुछ फाइन लाइन ऑब्टेन हो रही थी, ऐसे हमें बाल्मर के अंदर कुछ फाइन लाइन मिल रही थी। अगर हम पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करें, एंड ये जो फाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा था, दैट आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय नील बोर मॉडल्स। तो सेकंड वन इसकी ड्रॉबैक थी, क्या थी, नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल लाइन इन स्पेक्ट्रम दैट ऑब्टेन्ड by using powerful spectroscope
अगर पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप हम यूज करें, देखो हमने सबने देखा है कि स्कूल में माइक्रोस्कोप होता है, उसमें हम 10 मल्टीपल, 20 मल्टीपल, इवन 40 मल्टीपल्स के लेंस लगा के हम उसकी साइज को बड़ा करके देख लेते हैं। ऐसे हमारे पास स्पेक्ट्रम एक डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसके अंदर हमें ग्राफिकली लाइन ऑब्टेन हो जाती है। और अगर नील बोर के टाइम नहीं था, जैसे जैसे देखो टाइम के साथ न्यू इंस्ट्रूमेंट हम डिवाइस करते रहते हैं, तो जैसे हमने पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप को लगा के देखा तो उस मेन लाइन के साथ कुछ फाइन लाइन भी ऑब्टेन हो रही थी। ये फाइन लाइन किसकी वजह से बन गई, ये नील बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम नोट कर सकते हैं, एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सूटेबल नहीं था ये, एक फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, नील बोर्स का जो मॉडल था। नेक्स्ट वन देखो, नील बोर मॉडल के अनुसार हमें स्पेक्ट्रम स्टडी किया लाइन, लेकिन इस स्पेक्ट्रल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखें तो उसके अंदर क्या चेंजेज आया, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वन जो इसकी लिमिटेशन ड्रॉबैक थी वो क्या थी, नॉट एक्सप्लेन या अनेबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पेक्ट्रल लाइन पे, उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया किसने, नील बोर ने। नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रम के अंदर लाइन मिल रही थी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, ये भी नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा क्या कमी रह गई थी इसकी, कि जो सारे एक्सप्लेनेशन दे रहा था, देखो ये इफेक्ट अभी हम स्टडी करेंगे क्या होता है, लेकिन इससे पहले इसकी लिमिटेशन लिख लेते हैं कि ये इसके बाद जैसे ही डी ब्रोगली, हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो उसके साथ भी एग्रीमेंट नहीं थे, इनके विचार नहीं मिल रहे थे। दैट मीन्स ये तो कह रहा है कि हम पोजीशन इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से वो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, अभी आगे जस्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों के आपस में विचार नहीं मिले। तो हम इसकी जो अगली कमी थी वो क्या थी कि नील बोर मॉडल था वो नॉट इन एग्रीमेंट विद हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एग्री नहीं कर रहा था वो, यानी नील बोर मॉडल था वो क्या था, नॉट इन एग्रीमेंट विद हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हसनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ एग्रीमेंट में नहीं था ये, क्योंकि हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कहता है कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी सर्टेन नहीं है, एक टाइम में एक ही फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि हम उसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली गिवन ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये आपस में एग्रीमेंट में नहीं थे, तो ये कुछ लिमिटेशन थी किसकी, नील बोर मॉडल्स की। अब ये जो दो इफेक्ट हमने स्टडी किए हैं ये भी स्टडी करते हैं। देखो फाइन स्पेक्ट्रम को हायर क्लासेस में डिटेल से स्टडी करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ग्राफ हमने डिफरेंट वेवलेंथ के साथ स्टडी करने होते हैं, है ना। बहुत कुछ दिया हमें नील बोर मॉडल्स ने, एक्सप्लेनेशन दी, बहुत कुछ नॉलेज दी हमें, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन रह गई थी जो हम समरफोल्ड मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं, देखो कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके केस में एक हम स्टडी करते हैं जीमन इफेक्ट। देखो जीमन इफेक्ट किसको कहेंगे, जीमन इफेक्ट क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू
further fine lines in presence of magnetic field, यानी जीमन इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन into fine lines in presence of magnetic field। देखो अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। यानी कोई भी आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन है और यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये फर्दर स्प्लिट अप हो जाएगी आपकी। जो ये फाइन लाइन थी आपकी, ये फर्दर स्प्लिट होके फाइन लाइन हमें दे देगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? जीमन इफेक्ट। और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो सेकंड वन भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक हम पढ़ते हैं जीमन इफेक्ट क्या होता है और एक हम स्टडी करते हैं स्टार्क इफेक्ट क्या है। जो स्टार्क इफेक्ट है क्या कहेंगे हम? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्प्लिटिंग हो रही है किसकी? स्पेक्ट्रल लाइन की। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड की केस में स्प्लिटिंग हो रही है तो क्या कहेंगे? जीमन इफेक्ट, है ना। तो दो इफेक्ट्स, स्प्लिटिंग ऑफ मेन लाइन्स है इनटू ए फाइन लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जीमन है तो याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आपका स्टार्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। थोड़ा सा स्पार्क से स्टार्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में स्पार्किंग होती है। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर कैसे स्प्लिटिंग हो जाती है उसको हम स्टार्क इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। अब इसी के केस में थोड़ा सा देखो, समरफील्ड जो हम करेंगे तो एनसीईआरटी के अनुसार तो नहीं, अपने सिलेबस में तो समरफील्ड ने ये कह दिया था कि जो हम ये करें कि एक ही के अंदर एक ही वेवलेंथ की बन रही है, जो स्प्लिटिंग हो रही है, जो लाइन क्रिएट हो रही है, तो उसके अंदर फर्दर भी स्प्लिटिंग पॉसिबल है। और फर्दर स्प्लिटिंग किस तरह की पॉसिबल होंगी उसको हम वन समरफील्ड फील्ड के अंदर स्टडी कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा आइडिया देखें तो हम ये कहें कि सेंटर में न्यूक्लियस है। इस केस में हम ये कहें कि ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन समरफील्ड ने ये कहा कि इसका सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ अगर हम यही इसका सेकंड वन ऑर्बिट कंसीडर करें, सेकंड के साथ साथ ये कहेगा कि ये तो अपनी मान लो लैम्डा 1 के लिए एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए n1 के लिए वैल्यू है तो लैम्डा 1 के साथ ही करेगा। अगर n2 के लिए हम कंसीडर करें यानी सेकंड सेल के लिए तो एक आपका सर्कुलर है तो एक इसका ऑर्बिटल इस एक्सिस के अक्रॉस इलिप्टिकल भी होगा, और इलिप्टिकल अगर किसी पॉइंट के अक्रॉस है तो इसकी माइनर और मेजर एक्सिस भी होंगे। तो यही थोड़ी सी इसकी नील बोर की लिमिटेशन रह गई थी। इसने कह दिया कि सर्कुलर पाथ है, और समरफील्ड ने क्या कह दिया कि सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल पाथ पे भी रोटेट करता है। अगर एक सर्कुलर है तो एक इलिप्टिकल भी होगा, फर्स्ट वन सर्कुलर मान सकते हो। और अगर n की वैल्यू आपकी 2 है तो इस केस में एक आपकी रेडियस किसके अनुसार हो जाएगी? सर्कुलर पाथ के अनुसार, और इसी के सेकंड में हो जाएगी कि एक इलिप्टिकल्स भी बात है इसका, यानी अलग अलग की रेडियस होंगी। जिसके अंदर एक्सिस पे अगर देखें तो देखो ये माइनर एक्सिस भी एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये वाला एक्सिस देखें तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। दैट मीन्स इसकी रेडियस है वो वेरी कर रही है।
कहाँ पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, वो देखते हैं। इसी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टडी करते हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ हो सकती है। तो आज हम लिमिटेशंस के साथ साथ इसकी लिमिटेशंस को पूरा करते हुए